गुड मॉर्निंग गाइड्स। जिसकी पिछली क्लास में हम लोग ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों का वर्गीकरण किए थे, तो उसमें दो शब्द आए हुए थे, समदैशिक एवं विषमदैशिक, जो कि हम वहां पर कहे थे कि आपको अगली क्लास में इसको हम विस्तार से समझाएंगे। यस, तो हम देखते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं कि समदैशिक किसे कहते हैं एवं विषमदैशिक किसे कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है? समदैशिक, आइसोट्रोपिक। देखिए जो समदैशिक है इसका परिभाषा क्या है, इसको कहते किसे हैं, तो हम अपने डायरेक्ट देखते हैं टॉपिक में। ठोसों में कुछ भौतिक गुण, किसमें? हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट। तो हम यहां जो भी बात करेंगे वो सब ठोस के अंतर्गत बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ठोसों में कुछ भौतिक गुण जैसे उष्मा एवं विद्युत चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं जिनके मान अक्रिस्टलीय पदार्थों के लिए प्रत्येक की दिशा में समान होती हैं। पदार्थों का यह गुण समदैशिकता कहलाता है तथा ये पदार्थ समदैशिक कहलाते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि जो ये आपके अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं ये कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। मींस अगर इसमें दिशा परिवर्तन कर दें तो इनके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुण लाइक दैट उष्मा, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक सभी एंगल से देखने पर समान प्रकार के आते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को, ऐसे गुणों को नाम दिया गया है समदैशिक, आइसोट्रोपिक कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विषमदैशिक, एनी आइसोट्रोपिक। इनमें ठोसों के भौतिक गुण, इनमें ठोसों के जो भौतिक गुण हैं जैसे उष्मा एवं विद्युत चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनांक आदि का मान दिशा परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे अगर क्रिस्टलीय ठोस लिए गए हैं, कौन से? तो यहां पर जो क्रिस्टलीय ठोस लिया जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वो कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं, अर्थात इन ठोसों का जो भौतिक गुण होते हैं दिशा परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मैंने अक्रिस्टलीय ठोसों को मैंने कहा था कि इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इन्हें अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं। अतिशीतित मैंने वहां भी थोड़ा सा चर्चा किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए विस्तार से। अक्रिस्टलीय ठोस द्रवों के समान, अक्रिस्टलीय ठोस द्रवों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं द्रव कैसे होते हैं? बहने का गुण उनमें होता है, अर्थात इनके रचक कणों में बहाव का गुण पाया जाता है, बहाव का गुण पाया जाता है। इस कारण इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है गाइड्स। अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब बहुत अच्छा सा उदाहरण, पुराने भवनों की जो कांच की खिड़कियां हैं वहां आपको बहुत अच्छा इसका एग्जांपल मिल जाएगा। कैसे? जो 15 से 20 साल पुराने भवनों की खिड़कियां हैं उनको आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, देखिएगा अच्छे से, तो उनका गाइड्स जो ये शीर्ष है ना, इस तल की तुलना में पतला हो गया है, या कहें ये जो इसका तल है, उस खिड़की का जो ये जो तल है वो शीर्ष की तुलना में मोटा होता जाता है। जबकि जब लगाया जाता है तो एकदम बराबर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिससे स्पष्ट होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को जो रचक कण होते हैं वो गतिशील हैं और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। इस प्रॉपर्टीज को अतिशीतित कहा गया है।
अर्थात कह सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें अतिशीतित होने का गुण पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं उनके जो रचक कण होते हैं धीरे धीरे गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे गतिशील होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। और इन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण का जो आधार है उनके रचक कण हैं और उनका बंधन बल है, जो उनके बीच लगने वाले बल हैं। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों को उनके रचक कण के प्रकृति एवं बंधन बलों के आधार पर, किसके? रचक कणों की जो प्रकृति है, रचक कण की प्रकृति नेचर एवं उन रचक कणों के बीच लगने वाले जो बल है, बंधन बलों के आधार पर निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि क्रिस्टलीय ठोस को बंधन बलों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कुल कितने भाग हैं? 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। अब मैं बात करता हूं, पहला पॉइंट कौन सा है? आयनिक ठोस मींस आयनिक सॉइल। इसमें देखिए आयनिक ठोस कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखते हैं गाइड्स कि ऐसे ठोस जिसमें रचक कण, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ऐसे ठोस जिसमें रचक कण विपरीत आवेश वाले आयन होती हैं। रचक कण क्या होती हैं? विपरीत मींस एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा? निगेटिव। विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। ये आयन एक दूसरे से प्रबल आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध द्वारा? प्रबल आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना? उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे NaCl, KCl, ZnS, CHCl, ये सभी के सभी आपके आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये आपके आयनिक ठोस के अंतर्गत आते हैं। ओके, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो हम देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज जो है इसके उदाहरण से, इसके परिभाषा से ही मिलती है। क्या? कि जो आयनिक ठोस होते हैं विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात कह सकते हैं इनके जो रचक कण होते हैं विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के रचक कण होते हैं, कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। सेकंड पॉइंट है इनके रचक कणों के मध्य, किसके? क्रिस्टलीय ठोसों के रचक कणों के मध्य प्रबल विद्युत कूलाम्ब आकर्षण बल होता है। प्रबल विद्युत कूलाम्ब आकर्षण बल होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके हर दूसरे या तीसरे साल 12वीं के ऑब्जेक्टिव में आपके पेपर में आता है, बोर्ड एग्जाम में, ये आयनिक ठोसों में बंध पाया जाता है दैट इज, तो आपको वहां कौन सा लिखना होगा? प्रबल विद्युत कूलाम्ब आकर्षण बल। नेक्स्ट पॉइंट है ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनकी बाष्पन उष्मा उच्च होने के कारण, कौन सी उष्मा? बाष्पन मीन जो बाष्पित हो जाए, जिसको गर्म करने पर वह पदार्थ धीरे धीरे बाष्पित होना शुरू हो जाए, तो वह इसी की बात किया जा रहा है कि इनकी बाष्पन उष्मा कैसी होती है? उच्च होने के कारण ये अवाष्पशील होती हैं। अर्थात कह सकते हैं इनको गर्म करने पर ये बाष्पित नहीं होते हैं। और आपको कारण पूछ सकता है कि आयनिक ठोस अवाष्पशील होते हैं, क्यों? तो क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बाष्पन उष्मा क्या है? उच्च होती है। बाष्पन उष्मा उच्च होने के कारण ये अवाष्पशील होते हैं। गाइड्स, जितने भी पॉइंट्स हैं आप पेन और कॉपी लेकर के नोट्स करते जाइए।
क्योंकि आप एक विधिवत अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ही सरलता होगी और आपको बहुत अच्छी तरह से आपका टॉपिक तैयार होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन बात होती है कि उच्च क्यों होते हैं? तो इसका आंसर होता है क्योंकि इनके बीच प्रबल विद्युत कूलामाकर्षण बल होता है। प्रबल विद्युत कूलामाकर्षण बल होने के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक क्या होते हैं गाइड्स? जिसमें कोई ठोस पदार्थ अपनी मूल अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देती है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर बिंदु को हम उसका गलनांक कहते हैं। उसका क्वथनांक मींस बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई द्रव अपनी मूल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, मींस उबलना प्रारंभ हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को, उस विशेष टेम्परेचर को हम उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बात करें कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना प्रारंभ कर देता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कहलाएगा पानी का, क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक एवं जलीय विलयन अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। समझने का प्रयास करिए। जैसे ये NaCl है, NaCl अगर ये सॉलिड स्टेट में है, कैसे? अगर ये अपने ठोस अवस्था में, मूल अवस्था में है, तो ये विद्युत का प्रवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को पिघली हुई अवस्था में ला दिया जाए, पिघला दिया जाए, मींस द्रव अवस्था में ला दिया जाए, तो यहां पर अब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। या इसी को गला दिया जाए तो भी यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर ये ठोस अवस्था में NaCl है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ओके? इसके बाद मैंने एक पॉइंट कहा था, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक ठोस कैसे होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। अभी बात हुई। इनमें चालकता कैसी पाई जाती है, किसके माध्यम से पाई जाती है? तो देखिएगा, आयनिक ठोसों में चालकता, ये हमारा पॉइंट है, आयनिक ठोसों में चालकता। तो देखिए, आयनिक ठोस जलीय विलयन की अवस्था, आयनिक ठोस जलीय विलयन की अवस्था या पिघली हुई अवस्था में अपने घटक आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इन आयनों के माध्यम से ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। समझने का प्रयास करिए गाइस। जैसे ये आपका NaCl एक आयनिक ठोस के अंतर्गत है। यस, जब तक ये आयनिक ठोस अपने घटक आयन मींस जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है, घटक आयन मींस जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है, तो ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल किससे मिलकर के बना हुआ है? सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयन से मिलकर के बना हुआ है। ये अपने घटक आयनों में क्या हो जाएंगे? विभक्त हो जाएंगे। मींस Na+ अलग और Cl- अलग हो जाएगा, और इन आयनों के माध्यम से ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। कंफर्म हुआ? नोट कर लीजिए कि आयनिक ठोस जलीय विलयन की अवस्था या पिघली हुई अवस्था में अपने घटक आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इन आयनों के माध्यम से ही ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। आपकी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के डैश होते हैं। क्या हो जाएगा? चालक होते हैं। यही तो गलती हो जाएगी, चालक नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कहीं, जब तक ये पिघली हुई अवस्था या गलित अवस्था में नहीं है, जब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना गाइड्स?
अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो उसका दूसरा पार्ट है सहसंयोजी ठोस में बांटा गया है। ठीक, पहला कौन सा हुआ? आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस, हम कह सकते हैं इसको कोवैलेंट सॉलिड। इसके देखिए नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजी ठोस कोई भी ठोस पदार्थ है, कोई ना कोई रचक कणों से मिलकर के बनता है। वो रचक कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। यस, सहसंयोजी ठोस मींस जो बनने वाले जो परमाणु होंगे इनके बीच जो बंध पाया जाएगा कैसा होगा? सहसंयोजी बंध होगा। इस कारण इसे हम सहसंयोजी ठोस कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है? ऐसे ठोस जिसमें रचक कण परमाणु होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यहां से निकल के आ रहा है कि सहसंयोजी ठोस में जो रचक कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सहसंयोजी ठोसों में रचक कण होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, नन ऑफ दिस। आंसर अपना क्या हो जाएगा? परमाणु होते हैं सहसंयोजी ठोसों के रचक कण या ऋणात्मक इकाई। इन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध होता है। हाईलाइट करिएगा, इन परमाणुओं के मध्य क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है। जहां भी आप नोट कर रहे हैं वहां पर इसको हाईलाइट करिए। और सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजी बंध के द्वारा ये ठोस विशाल अंतर्बंधी संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्बंधी संरचना रखते हैं, अतः इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। गाइड्स, इस सहसंयोजी ठोस में तीन बातें महत्वपूर्ण निकल के आ रही हैं। पहला पॉइंट, इनके रचक कण कौन से होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। लेकिन नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो संरचना होती है अंतर्बंधी संरचना होती है। इसके कारण इसे हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके उदाहरण जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका इत्यादि ये सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रमुख लक्षण देखिए गाइड्स। पहला पॉइंट इसकी परिभाषा से ही निकल के आ रही है, ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट है, इन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है ना? इन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जल में अविलय होते हैं। कैसे होते हैं? मींस जल में अगर इनको घोला जाए तो घुलनशील नहीं है, मींस अविलय रहते हैं, घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अति कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? अति कठोर होते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, हालांकि इससे और भी कठोर पदार्थ खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक एवं क्वथनांक, इनका गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होंगे? उच्च होता है। क्यों? पहला रीजन तो ये विशाल अंतर्बंधी संरचना रखते हैं। विशाल अंतर्बंधी संरचना रखने के कारण नेटवर्क का स्वरूप धारण कर लेते हैं। मींस एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। और जैसे ही इस संरचना का निर्माण कर लिए तो इनका क्या हो जाएगा? क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होगा, क्योंकि एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यस, नेक्स्ट, इनकी बाष्पन उष्मा, क्या? इनकी बाष्पन उष्मा उच्च होती है, जिसके कारण ये अवाष्पशील होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, सहसंयोजी ठोस अवाष्पशील होते हैं। क्यों? क्यों होते हैं? क्योंकि बाष्पन उष्मा क्या होती है? उच्च होती है। यस,
ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी है, ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा हमारा पॉइंट है आणविक ठोस, जिसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, मॉलिक्यूलर यानी अणु। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे ठोस जिसमें रचक कण अणु होते हैं, ऐसे ठोस जिसमें रचक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, ये अणु आपस में वंडर वॉल या हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जो आणविक ठोस होते हैं उनकी जो जिनको निर्माण करने वाली इकाई होती है वो क्या होती है, अणु होती है। यस। और दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है कि इन अणुओं के बीच बंध कौन सा पाया जाता है, या तो हाइड्रोजन बंध होगा, या वंडर वॉल बल होगा, या लंदन बल होगा। ये तीन प्रकार के बल पाए जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण की अगर हम बात करें, मोम, कपूर, बर्फ, आयोडीन, ठोस, CO2, ये सभी के सभी आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। इसके भी लक्षण हम देखते हैं। पहला लक्षण इसके परिभाषा से निकल के आ रही है कि इनके जो रचक कण होते हैं वो कैसे होते हैं, अणु होते हैं। गाइड्स, नोट्स जरूर करते जाइएगा। हर एक पॉइंट को मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको लगेगा कि किसी क्लास में बैठ करके आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपको ये कोई स्पीड नहीं है, आराम से लिखते, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। बहुत बेहतरीन तरह से नोट्स तैयार करेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, वो आपको पूरे डाउट्स अगले क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तब कोई भी डाउट्स होगी इस टॉपिक से संबंधित, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें भेजिए और अगले क्लास में अपनी डाउट आप क्लियर करिए। देखिए दोस्तों, इन ठोसों के अणुओं के बीच जो बंध होता है कौन सा होता है, वंडर वॉल बल या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। यस। नेक्स्ट पॉइंट, ये ठोस मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये ठोस मुलायम होते हैं, ठोस हैं फिर भी मुलायम हैं। यस। जैसे आप कपूर को देखते हैं, हाथों से क्या कर देते हैं, हाथों से भी आप अपने हाथ से भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि ठोस कैसे होते हैं, ठोस मुलायम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बंध के कारण ये निम्न गलनांक रखते हैं। हाइड्रोजन बंध या हम कहें वंडर वाल बल के कारण ये कैसे रखते हैं, निम्न गलनांक रखते हैं। ये जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। आप इसको बहुत अच्छे पेटकल भी कर सकते हैं। कपूर लीजिएगा, देखिएगा, पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन हाँ ये शर्त है कि पानी कैसा होना नहीं, ठंडा होना चाहिए, क्योंकि कपूर ये इसकी बाष्पन ऊष्मा बहुत कम होती है और ये बाष्पशील भी हो जाता है। यस। नेक्स्ट पॉइंट है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मींस इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक। फिर ये आणविक ठोस के, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बंध पाए जाते हैं, कहीं पर लंदन, कहीं पर वंडर वॉल्स, कहीं पर हाइड्रोजन। इन बंधों की प्रकृति के कारण इनके भी प्रकार हुए। तो आणविक ठोस निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, निम्न तीन प्रकार के होते हैं। वो है कौन कौन से प्रकार, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस।